आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑडिबल ऑडिबल विजिबल? ओके। तो अभी तक हम लोग चैप्टर में कहाँ तक पहुंच चुके हैं? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी पाथवे डिस्कस किया, किस किस तरह से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है। देन हम लोगों ने ये रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस किया था। सभी ने वीडियो देख ली है क्या? पुरानी वाली, जो मतलब अभी तक का लेक्चर हुआ, वो वीडियोस देख चुके हैं आप? तो अगर जिसने पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं, और तो मैं बोलूंगा कि आप पुरानी वीडियोस जरूर देखो, तभी आगे का टॉपिक कनेक्ट हो पाएगा। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने पढ़ लिया था, है ना? और जिसमें पार्शियल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट सब डिस्कस कर लिया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए एल्वियोलाई में। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए एल्वियोलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड कम। ज्यादा मतलब कितना? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है, कौन बताएगा? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 104, है ना? ओके। और कार्बन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलाई में कितना होता है? 40। कम मतलब 40, 40, राइट। और एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एल्वियोलाई में, टेम्परेचर कम होता है। इसी वजह से आप देखते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एल्वियोलाई बाइंड कर जाता है। फिर मैंने बताया आपको यहाँ पर टिश्यूज के बारे में। टिश्यूज के बारे में क्या देखा कि पार्शियल प्रेशर कम होता है टिश्यूज में, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, एच आयन ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिससे डिसोसिएशन होता है हीमोग्लोबिन का, है ना? एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, क्या पढ़ा था, कि अगर मैं बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन रूप में हो सकता है। यानी कि इसका जो 70% ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होगा? 70 से 75% ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में, है ना? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। याद आ रहा है? और विच इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी? फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है। 20 to 25% कितना, कैसे मूव करता है बताओ? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बना के। ठीक है। और बस 5-6% के आसपास मूव करता है, कैसे? ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है। ये सब डिटेल्स आपको यहाँ भी मिल जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 20 से 25% ही सिर्फ आरबीसी में मूव करता है, 70% कैसा? बाइकार्बोनेट। और 7%, इसको 7% कर लो, 7% मूव करता है कैसे? ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है। 70% कैसे मूव करता है? 70% मूव करता है सोडियम कार्बोनेट। देखो, यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ अब एग्जैक्ट एनसीईआरटी। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। जो बोलता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है? नहीं, गलत है। क्या बोलोगे आप? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कितना परसेंट? अभी अभी हमने डिस्कस किया, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनता है अराउंड 20 to 25%. This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide. Partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. पार्शियल प्रेशर का ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ही एक जरूरी चीज है। जैसे हम यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का देख रहे थे, ऑक्सीजन का देख रहे थे, सेम वे यहाँ पर भी जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का कम होता है, और ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है, हमने पढ़ा था टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या होता है? टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो
जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है टिश्यूज में, तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा कहाँ से? टिश्यूज से कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट जो होगा वो कहाँ से होगा? टिश्यूज से ब्लड स्ट्रीम में। है कि नहीं है? More binding of carbon dioxide occurs, whereas when partial pressure of carbon dioxide is low, partial pressure of carbon dioxide low कहाँ पर होगा? partial pressure of carbon dioxide low होगा हमारा एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई में हम क्या देखते हैं? एल्वियोलाई में हम क्या देखते हैं? जहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो यहाँ पर डिसोसिएशन होने लगता है किसका? कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन का। और एल्वियोलाई में आने लगता है टूटकर, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड आने लगता है कहाँ पर? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? बाहर बॉडी से, है ना, जब हम एक प्रोसेस करेंगे दैट इज एक्सहेलेशन। इज इट क्लियर? यही बोल रहे हैं कि dissociation of carbon dioxide from carboaminohemoglobin takes place. Carbon dioxide which is bound to hemoglobin form the tissues is delivered at the alveoli. जो टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था वो डिलीवर हो गया। कहाँ डिलीवर हो गया? कहाँ चला गया वो कार्बन डाइऑक्साइड? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से कहाँ चला जाएगा? बॉडी से बाहर। कार आरबीसीज कंटेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। आरबीसीज में क्या होता है? काफी ज्यादा क्या मिलता है यहाँ पर? एंजाइम मिलता है। कौन सा एंजाइम मिलता है आरबीसी में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी होता है सेम क्वांटिटी। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फॉर्म में ही तो यही तो सारा काम कर रहा है, क्योंकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेवल किस फॉर्म में हो रहा है? हमने पढ़ा था ये कार्बोनेट की फॉर्म। ठीक है, सोडी कार्बोनेट बना रहा है। ठीक है, H2CO3 बना रहा है। ठीक है, H2CO3 बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना देते हैं? H2CO3 बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसको आप लोग सेकेंड, इसको आप लोग सोडियम कार्बोनेट की जगह क्या लिख देना, इसको एडिट करके हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, पहले भी अगर बताया तो ठीक है, बाई कार्बोनेट। समझ आया इतना सभी को? बताओ। हेलो। ओके। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ। ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस्ड है। यहाँ पर at the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, carbon dioxide diffuses into blood. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट। और क्या बना देता है? ये बाइकार्बोनेट। एल्वियोलर साइट पर जहां कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। देखो, दो बातें कर रहा है ये। एक तो बात कर रहा है टिश्यूज में। टिश्यूज में क्या है? पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? बताओ क्या है? टिश्यूज में टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज से ब्लड में चला जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद ये क्या बना देगा? वाटर से मिलेगा और क्या बना देगा? बाइकार्बोनेट बना देगा। समझ आया? और ऐसे मूव करेगा। वहीं अगर ये बाइकार्बोनेट कहाँ घूमते घूमते ब्लड स्ट्रीम में है ना, ये तो अब तो ये बाइकार्बोनेट कहाँ है? ब्लड बाइकार्बोनेट एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड ही लेकर जा रहा है। तो ये कहाँ घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स में कहाँ? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या देखने को मिलेगा इसे? एल्वियोलाई में देखने को मिलेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर का क्या है? क्या है एल्वियोलाई में? कम है। कम है, राइट। कम है। तो जब यहाँ कम है तो ये देखोगे आप, जो बाइकार्बोनेट है वो क्या होगा? यहाँ पर डिसोसिएट होगा। किसमें? अगेन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होगा। तो यही बोल रहे हैं, whereas partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to the formation of carbon dioxide and water. Thus, carbon dioxide trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the
एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या क्या बोल दिया इसने इतने देर में भाई। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड रिएक्शन प्रोसीड्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन ऑपोजिट कैसे हो गई, मतलब यहाँ तो हमने देखा था बाइकार्बोनेट बन रहा है, ऑपोजिट इसलिए कि यहाँ बाइकार्बोनेट टूट रहा है, और यहाँ हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ये बाइकार्बोनेट बना रहे हैं, यहाँ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर निकल रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli released as carbon dioxide। यही कार्बन डाइऑक्साइड किधर निकल जाएगा, वाइल एक्सेलेशन, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये एक डेटा है जो आप लोगों को याद रखना है कि हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्या बोल रहे हैं हम, हर 100 ml अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड होगा, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगा डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन होगा, 5 ml। ये कितना था, 4। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 5। याद रहेगा, बताओ बताओ बताओ। चलो, एक कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा बीच में जिसे मैंने बोला था आज कराऊंगा, वो क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी देखो क्या है, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगी। सबसे पहली बात बोल रहा है ये, टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप नॉर्मली इंस्पायर करते हो, मतलब इनहेल कर रहे हो या इंस्पायर कर रहे हो या एक्सपायर कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन जो आप कर रहे हो उस दौरान जो भी एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन कर रहे हो वॉल्यूम ऑफ एयर, उसको क्या बोल दिया मैंने, टाइडल वॉल्यूम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर 500 ml, राइट, कितना होता है, 500 ml। ठीक है, एक हेल्दी मैन इंस्पायर करता है या एक्सपायर करता है अप्रोक्सीमेटली 6000। ठीक है, अब वो तो एक बार की बात की ना, एक नॉर्मल रेस्पिरेशन मतलब एक काउंट होगा, एक एक रेस्पिरेशन। जब मैं बात करता हूँ एक रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन का मतलब है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन। तो इसने बोला कि एक जब मैं नॉर्मल इंस्पायरेशन करता हूं, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान कितना एयर इनहेल कर लेता हूँ, इंस्पायर कर लेता हूँ, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर लेता हूँ नॉर्मल, बताओ, एक बार में। और जब मैं एक्सपायर करता हूं तो कितना एक बार में, समझ आया। और इसी वॉल्यूम को क्या कह सकते हैं हम, कोई नाम देना चाहे तो, टाइडल, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। अच्छा, ये तो एक बार की बात की है ना, ये तो एक बार की बात की है। अब क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में इस 1 मिनट में कितना हो जाएगा इंस्पायरेशन, 6000 से 8000 बार, 6000 से 8000 ml पर मिनट, समझ आया। एक बार में 500 ml और पर मिनट में 6000 से 8000 ml टाइडल वॉल्यूम रहेगा। टाइडल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, बताइए। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, देखो मैंने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम देखो, मैंने क्या किया, इंस्पायरेशन किया, एयर गया अंदर। ठीक है, आप ये कर कर देख सकते हो प्रैक्टिकली। सांस अंदर लेंगे, ठीक है, ब्रीद इन, जैसे ही मैंने ब्रीद इन किया, ब्रीद इन करने के बाद क्या करोगे,
आप थोड़ी देर बाद एक्सेल करोगे, ऐसा ही करते हैं। हाँ, कि मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ब्रीथ या रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, सभी को पता है रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। हेलो, ब्रीदिंग कैसे करते हैं सभी को पता है ना। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने नॉर्मल जो रेस्पिरेशन में मैंने क्या किया, वॉल्यूम लिया, इंस्पायरेशन किया। इंस्पायरेशन करने के बाद आइडियली तो ये होना चाहिए कि मैं क्या करूं, फिर एक्सपायरेशन करूं। लेकिन मैंने क्या किया, इंस्पायरेशन के बाद और एडिशनल एयर अंदर लेना चाहा। करके देखो ये, जैसे अंदर ब्रीद इन, फिर मैं क्या कर रहा हूं, बाहर नहीं गया, फिर अंदर ब्रीद इन। तो जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन हो रहा है, करके देखा ये किसी ने, देखो अभी हो रहा है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो मैं इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन की मदद से जो एडिशनल वॉल्यूम, फोर्सिबल फोर्सिबल इंस्पायरेशन से जो एडिशनल वॉल्यूम क्या कर पा रहा हूं मैं, ले पा रहा हूं। एडिशनल वॉल्यूम जो ले पा रहा हूं, किसका, एयर का, इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। यही बोल रहा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है। मतलब क्या कहा मैंने, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज 2500 ml टू 3500 ml। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ उस एडिशनल एयर की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल तो क्या है मेरा, नॉर्मल तो क्या है मेरा, नॉर्मल है 6000। ठीक है, नॉर्मल क्या है 6000 का। 6000 पर मिनट लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, या टाइडल वॉल्यूम ले रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, एडिशनल इंस्पायरेशन अगर कर रहा हूँ तो उसे क्या बोलेंगे हम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि एक एक टाइडल वॉल्यूम करने के बाद, यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद जो फिर भी मेरे पास लंग्स में थोड़ी सी जगह, वेकेंट प्लेस बचा रहता है, जिससे मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करता हूँ, तो उसे क्या बोलते हो आप, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही, इसका ठीक ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या है भैया, ऑपोजिट का मतलब है, मैंने क्या किया, ऐसे ही सेम एक्सपायरेशन किया। ठीक है, एक्सपायरेशन करने के बाद फिर एक्सपायरेशन कर रहा हूं, यानी कि फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन, फोर्सिबल एक्सपायरेशन, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। सेम है दोनों, दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन के बारे में था, जो मैं ब्रीद इन करने के बाद फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर रहा था। और ये जो ब्रीद आउट करने के बाद जो और एडिशनल वॉल्यूम में बाहर ही, देखो सांस आपने बाहर छोड़ी है, फिर बाहर छोड़ो, तो एक बार बाहर छोड़ने के बाद जो दूसरी बार एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप बाहर रिलीज कर पा रहे हो, ठीक है, उसे क्या बोल रहा हूं मैं, एक्सपायर कर पा रहे हो, उसे क्या बोल रहे हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन। और ये कितना होता है, ये होता है अराउंड 1000 से 1100 ml। ये फोर्सिबल इंस्पायरेशन वाला कितना होता है, ये हमने पढ़ा था 2500 ml से 3000 ml। समझ आया सभी को। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप, नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान कितना होता है ये, एक बार में, एक बार में कितना होता है, 500 ml। बोलो, बोलना चालू करो तभी याद होगा। कितना होता है ये, 500 ml। अच्छा, पर मिनट कितना होता है, पर मिनट कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, 6000 से 8000। राइट, 6000 टू, अच्छा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या बताया, जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेंगे आफ्टर बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्सिबल इंस्पायरेशन की मदद से जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लेंगे, उसे बोल दिया मैंने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, 2500 से 3000 ml, है ना, ये क्या है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन में कितना है, 1000 से 1100 ml। ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायर 1100 ml, 6000, 3000, 1100। ठीक है,
चलो अब आते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये देखो और ज्यादा खतरनाक बात है यहाँ पे, कैसे? मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, ऐसा नहीं है, देखो मैंने क्या किया, एक्सपायरेशन किया, एक्सपायर किया कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा हूँ, सेकेंड, फिर से फोर्सिबल, अब जो एक्सपायरेशन करूंगा उसे क्या बोलूंगा मैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन, है ना? तो जो नॉर्मल पहली बार जो एक्सपायरेशन किया था, इस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, बताओ, इस वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, टाइडल वॉल्यूम। अच्छा, ये करने के बाद जो ये किया इसे क्या बोलेंगे, फोर्सिबल एक्सपायरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर, वेरी गुड, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसका ठीक अगर मैं उल्टा बोल देता, फोर्सिबल इंस्पायरेशन तो इंस्पायर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, रिजर्व, पूरा बोलना सीखो, ठीक है, आईआरवी, ये व्हाट्सएप वाले बच्चे गुड मॉर्निंग का जीएमए लिखेंगे, कौन है ये आईआरवी, पूरा बोलो अभी तो, हाँ पूरा बोलो, आपको तो, आप शॉर्ट, हाँ दोनों दोनों लिखना है, ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम समझ आ गया, टाइडल वॉल्यूम कितना था अपना, 6000 से 8000, टाइडल वॉल्यूम था 6000 से 8000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1000 से, ना 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 ना, 1100, कौन बोल रहा है 2000, वो इंस्पायरेटरी था, गलत, थोड़ा सा ये रटना थोड़ी है, पहले वाला 6000 फिर 3000, ये तो एक्सपायरेटरी आ गया, ध्यान रखो कौन सा है, ठीक है, ये इंस्पायरेटरी बोलता है तो 2500 से 3000 था, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब तीसरी बात क्या बोला, ये जो फोर्स एक्सपायरेशन किया, फिर फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, इसके बाद भी ये जो लंग्स है, ये क्या है हमारा, मान लो ये लंग्स है, इस लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो बचा हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे इसे, जो बचा हुआ वॉल्यूम है इसे क्या बोलेंगे हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ आया? भाई फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी, अब तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि एक्सपायरेशन किया, फिर फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो खाली हो गया है पूरा लंग्स, नहीं, अभी भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है ना, ये देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेजेस अराउंड, ये फिर कितना होता है, ये होता है 1100 से 1200 ml। समझ आया? ओके, बाय एडिंग अ फ्यू, अच्छा ये तीन कॉन्सेप्ट बेसिक्स हैं, ठीक है, अगर आपको ये चार बातें पता हो तो आप कैपेसिटीज निकाल सकते हो, ठीक है, पहली बात, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इन्हीं की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कुछ कैपेसिटीज निकाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर कैपेसिटी निकालनी हो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो नॉर्मल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर निकालनी हो तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन जो होगा उसको क्या बोलूंगा मैं, मान लो मैंने क्या किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, उसको क्या बोल दिया, वो 500 ml, उसको क्या बोल दिया, टाइडल वॉल्यूम। ये जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम प्लस सेकंड, फिर क्या किया मैंने, फोर्सिबल, फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया, फोर्सिबल इंस्पायरेशन जो किया उसे क्या बोल दिया मैंने, अब बोलो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अगर मैं दोनों को, इसके बाद फोर्सिबल इंस्पायरेशन करने के बाद कोई मेरे लंग्स में ऐसी कैपेसिटी बची है कि मैं इसके बाद भी इंस्पायर कर सकूं, बताओ, इसके बाद इंस्पायर कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, मतलब फोर्सिबल इंस्पायरेशन तक आते आते मेरे लंग्स की कैपेसिटी मतलब पता चल जाती है कि मैं इतना, इतना, तो इन दोनों को अगर जोड़ दूं, टाइडल यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल के बाद फोर्सिबल, तो ये क्या आ जाता है मेरा, ये आ जाता है मेरे लंग्स की कैपेसिटी कि मैं कितना इंस्पायर कर सकता हूँ। एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको क्या बोल दोगे आप, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, इस इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बोल दूंगा मैं,
ये ऐसे ही एक्सपायर किया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, फिर फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया, फिर वो बोला ईआरवी, तो टीवी प्लस ईआरवी क्या हो जाना चाहिए? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, राइट? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या बन गया आपका? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इजी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी प्लस आर। ठीक। ठीक। तो बोल रहा है एक चीज और है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है? तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन जो ब्रीद इन कर सकता है आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी और आईआरवी। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इवन आफ्टर फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ठीक है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन। तो ये बोल रहा है कैपेसिटी, ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे? कुछ नहीं। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या किया, नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन किया तो क्या बोल दिया उसने मैंने? टाइडल वॉल्यूम। फोर्सिबल इंस्पायरेशन, फोर्सिबल इंस्पायरेशन भी किया तो उसे क्या बोल दिया मैंने? आईआरवी। हाँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। और हाँ, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके बाद भी जो मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, एक्सपायर करने की, इसके बाद भी जो मेरी कैपेसिटी है एक्सपायर करने की, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after forced expiration, forced inspiration, inspiration लिखा है देखो यहाँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? the maximum volume of air a person can breathe out आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। भाई फोर्स्ड इंस्पायरेशन हो गया है, नॉर्मल इंस्पायरेशन हो गया है, इसके बाद जो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बाद तो इंस्पायर ही करेगा ना इंसान ने, सॉरी, उसके बाद तो बाहर ही निकालेगा अगर इंस्पायर एक्सपायर करेगा, ब्रीद आउट करेगा, एक्सपायरेशन करेगा। तो जो अमाउंट जो बाहर निकलेगा ना, उसको क्या बोलूंगा मैं? उसको क्या बोलूंगा मैं? कि टोटल का सम अप होगा वो। यानी कि यानी कि अब जो ब्रीद आउट होगा तो वो क्या होगा? टीवी, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, सेम वे ईआरवी, इसे क्या बोल दिया जाएगा? वाइटल कैपेसिटी। क्या बोल देंगे इसे? ये लंग्स की एक तरह से वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? सब आ गया इसमें, टीवी, आईआरवी और ईआरवी। समझ आया? अब इसी में एक एक ही चीज तो बची है, कौन सा ये वॉल्यूम बच गया फिर हमारा? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दूं इसमें तो क्या बन जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ये टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दूं तो इसे इसे बोल देंगे टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। या तो ये बोल दो कि टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टीवी प्लस आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हो सकता है, या तो ये बोल दो, या फिर ये बोलो भैया, एक बात मुझे दिख रही है कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी ये कुछ नहीं है, तो वाइटल कैपेसिटी ही होता है। तो इसकी जगह मैं वाइटल कैपेसिटी लिख सकता हूँ, हाँ, प्लस वाइटल कैपेसिटी, और ये भी तो बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, ये क्या हो सकता है? ये भी क्या है हमारा? टोटल लंग कैपेसिटी। समझ आया? देखो यहाँ भी ये लिखा है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration। फोर्स्ड इंस्पायरेशन के बाद के, ठीक है, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर आ गया, इसको बोलना, इसको अगर काउंट करना हो तो इट इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, सब आ गया। तो आप ये भी बोल सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल। समझ आया? सब कैपेसिटी, सब चीजें क्लियर है? ठीक है।
भाई टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सिबल इंस्पायरेशन। ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया हो, सॉरी फोर्सिबल एक्सपायरेशन किया हो, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच गया हो उसे बोल दिया रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम। जो नॉर्मल इंस्पायरेशन लिया, फिर जो फोर्सिबल इंस्पायरेशन किया, वो जो कैपेसिटी है लंग की इंस्पायर करने की, उसे बोल रहे हो आप, क्या बोलोगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी एक चीज है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आप नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हो और उसके बाद भाई फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, जो हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन जो कर रहे हैं उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच जा रही है, उसे क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसे? रेजिडुअल वॉल्यूम। लेकिन लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ एयर, मान लो जो एक्सपायर किया, टाइडल वॉल्यूम हुआ, इसके बाद भी तो लंग में काफी जगह बचेगी, इसको क्या बोलते हो आप? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। जनरली तो यही करते हैं, फोर्सिबल एक्सपायरेशन तो बहुत रेयर करते हैं ना। तो क्या बोलोगे इसमें, क्या जोड़ दोगे आप? रेसिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दोगे किसके साथ में? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में किसको जोड़? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरेशन की बात कर रहा है ना। ठीक है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुआ? दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सपायरेशन और, हाँ, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है। ईआरवी प्लस आरवी। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है आप लोगों का, और वो क्या है? देखो, मैंने लास्ट जो आपका चैप्टर था उसमें भी एक टॉपिक मैंने छुड़वाया है, और उस टॉपिक का क्या नाम है? रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन। नोटिस किया आपने? हाँ, बताओ। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन भी छुड़वाया है। ये हम टॉपिक करेंगे कब? ये हम टॉपिक करेंगे, रेगुलेशन और रेस्पिरेशन, ये हम टॉपिक करेंगे नर्वस सिस्टम चैप्टर करने के बाद। नर्वस सिस्टम तक ये पेंडिंग रहेंगे सारे। जितने भी आपके रेगुलेशन है ना, ये रेगुलेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको। रेगुलेशन तब करवाऊंगा जब आपको नर्वस सिस्टम समझ आ जाएगा। नर्वस सिस्टम क्या, इवन जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि एंड एंड टॉपिक रहेगा हमारे ये। सबसे एंड में मुझे याद है क्या करवाना है आपको। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के वो सब आपको वो हॉर्मोन्स याद करवाने हैं। और क्या याद करवाना है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन, नेफ्रॉन का रेगुलेशन। ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम का रेगुलेशन। ठीक है, ये जो सर्कुलेशन का रेगुलेशन, सब रेगुलेशन आपको लास्ट में। समझ आया सभी को? कि अभी नहीं समझ आएगा जब तक मुझे यही ना पता हो कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है ना बात? समझ आई सभी को? तो यहाँ बोल रहा है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात आती है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या देखते हैं? भाई सबसे पहला तो सुना ही होगा, अस्थमा। अस्थमा इज नथिंग बट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज व्हीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में, हमने पढ़ा ब्रोंकाई ही आगे जाके ब्रोंक्यूल्स बन जाता है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, और फिर वो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में जाके खत्म हो रहा है ना, वेसल। तो विच इज कनेक्टेड विद ब्लड वेसल। तो जब हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाए, ठीक है, ठीक है, कॉजिंग वीजिंग, वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन, किस वजह से? इन्फ्लामेशन होने की वजह से। इन्फ्लामेशन कहाँ हो रही है? ये इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन कहाँ हो रही है भाई? ब्रोंकाई। हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, वीजिंग क्या होता है? वीजिंग का मतलब होता है कि ये सांस लेते वक्त जो आवाज आती है, घर घर, ठीक है, ऐसा होता है। क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सांस लेने में जो सांस ऐसा लेगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आवाज क्यों कर रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। जब आपको जुकाम भी हो रहा हो तो सांस, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, तब भी आपको लगेगा। आप जब फोर्सिबल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कर रहे होते हो तो आवाज आती है, विजिंग आती है, विस्लिंग साउंड भी आती है।
और घर घर वाली आवाज भी आती है, तो इसको बोलते हैं अस्थमा। समझ आया? और ये होता क्यों है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वजह से। चलो जी, ये तो समझ आ गया। अस्थमा, डिफिकल्ट, हाँ, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग साउंड आता है, किसकी वजह से? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की वजह से। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्यूट एंड क्रोनिक डिसऑर्डर। एक्यूट डिसऑर्डर वो होते हैं जो छोटे समय के लिए चलते हैं, ठीक है, और क्रोनिक वो होते हैं जो लंबे अंतराल के लिए होते हैं। एक्यूट जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे क्या हुआ है? सिंपल कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है। तो कॉमन कोल्ड अगर हुआ है तो ये क्या है? कितने दिन चलेगा ये कॉमन कोल्ड? बताओ। एक हफ्ते, 5 to 7 days। वहीं अगर मैं बात करूं, क्या हो गया है? डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज कितना हमेशा ही चलेगा? थायराइड हो गया है, हाइपर थायराइड, थायराइड रिलेटेड लाइफ टाइम चलेगा। कैंसर हो गया, तो लंबे समय के लिए चलेगा। चलो ठीक भी हो गया तो लंबा समय तो लेगा ही। तो इसे क्या बोलते हैं हम? क्रोनिक डिसऑर्डर्स। राइट, क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसऑर्डर। तो एम्फाइसीमा भी क्या है? एक तरह का क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। क्रोनिक डिसऑर्डर तो है, साथ के साथ इट इज इंक्लूडेड इन सीओपीडी। सीओपीडी का क्या मतलब होता है? कोरोनरी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स, इसको बोलते हैं सीओपीडी। ये एक तरह का सीओपीडी डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है इन विच एल्वियोलर वॉल्स, ध्यान देना, जिसमें एल्वियोलर वॉल्स ही क्या हो जाते हैं? डैमेज। अब सोचो एल्वियोलाई कितना इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा। सब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है? फंक्शनल ऑफ यूनिट कौन है? लंग्स का। कौन है फंक्शनल ऑफ? ठीक है, तो एल्वियोलाई वॉल्स ही क्या हो गई? यहाँ पे डैमेज हो गई, जिसकी वजह से अब मान लो क्या था, मान लो ये क्या है हमारा? एल्वियोलाई है। इसकी वॉल्स क्या हो गई है? इसकी वॉल्स मुझे दिख रहा है इस तरह से, इस तरह से मुझे ये दिख रहा है, इसकी वॉल्स क्या हो गई है? इस तरह से डैमेज हो गई है। ये ये वॉल्स क्या हो गई है? डैमेज। ठीक है, इस तरह से वॉल्स डैमेज हो गई है। जब इसकी वॉल्स डैमेज हो गई है, तो एक बात बताओ, तो बताओ कि सरफेस एरिया इसका कम हो जाए कि ज्यादा हो जाएगा? सरफेस सरफेस एरिया कम हो जाएगा, राइट। तो इसमें ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा कि कम एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा? यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप ही ये बोल रहे हो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा भैया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि इंस्पायरेशन भी कम हो पाएगा, एक्सपायरेशन भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो चुका है? डिक्रीज हो चुका है, बिकॉज कम हो चुका है। तो हम अच्छा, ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग स्मोकिंग करते हो। स्मोकिंग इज द रीजन, ठीक है, स्मोकिंग करने से। क्लियर है? बताओ। तो यही बोल रहा है, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? वो जो उसका डार होता है, देखा होगा आपने, तो वो क्या होने लगता है? वो जमा होने लगता है कहाँ पर? क्योंकि आप इंस्पायर ही तो कर रहे हो उसे। तो इनहेल करते वक्त वो उसका जो भी धुआं होता है, डार होता है, वो फाइनली जाकर जम जाता है। कहाँ जम जाता है? एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई में जम गया तो एल्वियोलाई में, हाँ लंग्स में मतलब एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में जब जम गया तो एल्वियोलाई में क्या देखते हो? बहुत कम सरफेस एरिया बचा है कि आपका नॉर्मल ब्रीदिंग हो सके। टाइडल वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो दिक्कत होगी ऑब्वियसली सांस लेने में, ठीक है। और एल्वियोलर वॉल्स जो डैमेज होंगी वो तो होगी, और ये लंबे समय तक चलेगा। क्रोनिक डिसऑर्डर्स है, इसे क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा। नेक्स्ट एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान रखना। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? वो डिसऑर्डर्स जो मतलब काम करते वक्त, जैसे कई ऐसे मजदूर होते हैं ना, जो देखा होगा आपने, कहाँ काम करते हैं? माइंस में काम करते हैं। केजीएफ देखी है किसी ने? तो माइंस में काम करते हैं वहां पे, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड्स में काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कोल माइंस में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं, कई मजदूर होते हैं, जैसे किस में काम करते हैं भाई? कंस्ट्रक्शन, जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग बन रही है तो वहां लगे हुए हैं। तो ऐसे में देखते हो आप बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं,
वो क्या कहते हैं, उड़ते रहते हैं, देखा है? रेत उड़ती रहती है वहां पे, होता है ऐसा। हेलो। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, स्पेशली जो ग्राइंडिंग में हो या स्टोन ब्रेकिंग, जो पत्थर तोड़ते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा डस्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, डस्ट प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल कोप। तो डिफेंस मैकेनिज्म, हमारे नेजल हेयर्स तो होते हैं भैया, फिर नेजल हेयर्स, ये नेजल हेयर्स को भी क्रॉस कर जाता है। तो इसीलिए बोला इसने, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म भी इसमें कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। जब आप चलो एक दो दिन, तो आप ऐसी सिचुएशन में तो एक दो दिन जैसे आप निकल गए बाहर, कभी कभी एक दो दिन हम भी ऐसे एक्सपोजर से गुजरते हैं, मान लो कोई धुआं आ रहा है कभी क्या, लेकिन एक ऐसा है, उस उतना इफेक्ट नहीं होता हम लोगों को। लेकिन ऐसा है, कोई ऑक्यूपेशनल है, मतलब उसको तो काम करने ही वहां पर ऐसी साइट पर जाना है, तो रोज रोज जब ऐसा एक्सपोजर होगा, तो उसको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगी कि नहीं होगी, होगी। लॉन्ग एक्सपोजर जब ऐसा मिलेगा, तो कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फिब्रोसिस, proliferation of fibrous tissues and thus causing serious lung damage. Serious lung damage होगा। Workers in such industries should wear protective mask. इसी वजह से बोला जाता है कि ऐसे वर्कर्स जो होते हैं, उनको क्या पहन के काम करना चाहिए, जो मजदूर लोग होते हैं उनको मास्क पहन के काम करना चाहिए। समझ आया? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। दो चैप्टर हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेशन के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के कर लिए हैं। एक तो सर्कुलेशन वाला चैप्टर कर लिया है, और दूसरा रेस्पायरेशन वाला चैप्टर कर लिया है। दोनों चैप्टर तैयार रखना। जैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लास लेंगे, भैया ने ऑफलाइन क्लास शुरू की है। आप लोग आ रहे हो? अच्छा अच्छा, टीटीएस में आते हैं। अच्छा, तो ठीक है। कैसे, पीछे के गेट से? ओके ओके ओके। ये देखो, सोनम बोल रही है नहीं आता है। अच्छा अच्छा, चलो रुक जाते हैं एक थोड़ा सा, और क्या, उसको भी आने ही दो। क्या नाम है, कब तक आएगी वो? स्वेच्छा, स्वेच्छा कब तक आ रही है? 6 दिसंबर तक, तो तब तक ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी? समझ में सब आ रहा है? चलो ठीक है। यहाँ पर दो चैप्टर आप लोगों के हो गए। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा, अपनी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़, पक्का पक्का, अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये 19th चैप्टर शुरू करेंगे हम परसों। ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखें, कथा समाप्त। राधे राधे।